गाड़ी डेरे की जानिब बढ़ो नवाज, जल्दी करो, इसने तेजी से कहा तो नवाज ने इसी तेजी के साथ गाड़ी कच्चे रास्तों के जानिब फेरी। इसने आगे बढ़कर डैशबोर्ड से ब्लूटूथ लिया और उसे कान में जमाया। मोहसिन, कहाँ हो इस वक्त तुम? मैं अभी अभी सुपरमार्केट आया हूँ, कुछ सामान खरीदना था। खैरियत? दूसरी जानिब जैसे वो उसकी परेशान आवाज़ सुनकर अलर्ट हुआ था। फ़ौरन डेरे पर पहुंचे मोहसिन, फ़ौरन एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। मोहसिन ने आधी अधूरी चीज़ें छोड़ी और बाहर की जानिब भागा। गाड़ी में बैठकर एग्निशन में चाबी घुमाकर इसने गाड़ी तेज़ी से मोड़ी थी। इसी कतार में एक तीसरी गाड़ी भी शामिल हो गई थी। सबसे आगे वली और नवाज थे, इनसे कुछ पीछे असगर और मोहसिन, जो करीबी एक सुपरमार्केट में खड़े चीज़ें खरीद रहा था। वो भी अब इन दो गाड़ियों के पीछे था। सर, आपकी तबीयत? नवाज, मैंने कहा गाड़ी तेज़ चलाओ। वो इस पर एक बार फिर चिल्लाया था। रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब कि इसने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ कर दी। कुछ देर पहले ही इसकी बात हसन से हुई थी। उन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए गांव से शहर को जाते रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी थी, जिसके बाद ना तो कोई बगैर चेकिंग के अंदर जा सकता था, ना ही गांव से बाहर निकल सकता था। एक तसल्ली तो इससे हो गई थी कि वो अब गांव से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जहाँ भी होंगे वो गांव के अंदर ही होंगे और गांव के अंदर वो इन्हें ढूंढ सकता था। आधे घंटे बाद डेरा आ गया था। इसने तेजी से कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। काम करते लोगों ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा। वो कहीं से भी वली नहीं लग रहा था। चेहरे पे छड़ा निकाब, बिखरे बाल, अजीब हाल हुलिया। नवाज ने अंदर आते ही सब किसानों और मुलाजमिन को अपने अपने घरों को लौटने का कहा। पता नहीं इसने इन्हें कैसे मुतमईन किया, वली नहीं जानता था, लेकिन अगले 5 मिनट में डेरा खाली पड़ा था। इसी पैर बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। असगर तेजी से अंदर भागा। इसी के पीछे मोहसिन भी दौड़ता आ रहा था। वली ने चेहरे से मफलर को नीचे किया और फिर तेजी के साथ इंस्पेक्टर उबैद के बेटे अदील को फ़ोन करने लगा। वो इस वक्त थाने का एएसपी था और वली से इसकी उबैद की वजह से अच्छी सलाम दुआ थी। बेचैनी से होंठ काटता वो दाएं से बाएं चक्कर लगाता, दूसरी को जाता फ़ोन सुनने लगा था। खैरियत? वली, कैसे फ़ोन किया आज? अदील, मुझे सिविल लिबास में कुछ पुलिस फोर्स चाहिए। अदील इसका दोस्त था या नहीं, लेकिन इसने इसके चंद एक काम कर रखे थे ताकि बाद में वो इसके काम कर सके। इसने एहसान इसलिए किया था ताकि इस एहसान का बदला वापस एहसान ही की सूरत में दिया जाए। यही इसका कानून था, यही इसका असूल था। खैरियत है ना? दूसरी जानिब मौजूद अदील अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। इसने हाथ में पकड़े सर्च वारंट पर निगाह दौड़ाया। मजीद अहलकारों को इशारा करता बाहर की जानिब बढ़ा। इधर इसके ऑफिस में दाखिल होता असगर अपनी जगह पर ही ठहर गया था। इसके पीछे आता मोहसिन भी रुक सा गया। शेख जमान की बेटी अगवा हो गई। अदील अदील एक झटके से रुका, आंखों में बेयकीनी उतरी। असगर ने बेसाख्ता आंखें मींची थीं। शिट! और क्या तुम भी वहीं जाने का सोच रहे जहां मैं जा रहा हूँ? पुलिस स्टेशन के बाहर सिविल और वर्दी में मलबूस बहुत सी फोर्स खड़ी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? वली बेतारा चौंका था। अदील ने सर्च वारंट निगाहों के सामने किया। हाशिम के हेड ऑन्स का सर्च वारंट आया है मेरे पास। मैं वली में पहुंच रहा हूँ 15 मिनट में, तुम भी वहां पहुंचो। वली ने इसकी बात तो परेशानी से थूक निकाला। सारा डेरा इसके सर पर घूमने लगा था। पुलिस फोर्स, इसे अंदाजा था कि सर्च वारंट पर पुलिस की भारी नफरी ये काम सर अंजाम देने निकलती थी, लेकिन इतनी फोर्स में से वो अमल को पुलिस की नज़र से बचाकर कैसे निकाल पाएगा? या खुदा! अदील बीबी को इतनी फोर्स से बचाकर निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं इन्हें बहुत इज्जत के साथ रात के अंधेरे में सबकी नज़रों से बचाकर घर पहुंचाना चाहता हूँ। ये मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम धीरज रखो वली, वो सिर्फ तुम्हारा सरदार बाबा नहीं है, हमने भी गुलामी इख्तियार की है इनकी। तुम भी पहुंचो वहाँ, इन्हें कोई देख कर भी नहीं देखेगा। मैं हूँ इनका हेड, मेरे आगे कोई पर नहीं मार सकता। मैं बस पहुंच रहा हूँ। दूसरी जाने अदील ने फ़ोन रखा, फिर गहरा सांस लिया। आज आया है ऊँट सही मानों में पहाड़ के नीचे। खैर मनाओ हाशिम हुसैन। बड़बड़ा कर अब अपनी जीप की जानिब बढ़ रहा था। वली जैसी फ़ोन कान से हटाकर पलटा, असगर को देखकर चौंक गया। असगर आगे बढ़ा, इसे दोनों हाथों से थामा, इसकी आंखों में देखा। इसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी। कंधे पे उठते दर्द से होंठ सफ़ेद पड़ने लगे थे और खौफजदा ख़यालात से इसका सांस खुश्क हो जा रहा था। इसे इस वक्त इन लफ्ज़ों की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। हम इन्हें ढूंढ लेंगे वली, यकीन करो, हम इन्हें ढूंढ लेंगे। इसने बामुश्किल बात में सारे लाए, फिर मोहसिन की जानिब मुतवज्जा हुआ। गाँव में मौजूद हमारे जितने भी दोस्त हैं, इन्हें फ़ौरन डेरे पर आने का कहो। मोहसिन को एक, तुम क्या करना चाहते हो वली? असगर ने इसे संजीदगी से देखते पूछा तो वो चंद पल गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। इसका सांस धुती की मानंद चल रहा था, लगता था कोई रूह स्लिप कर रहा है। थोड़ी देर बाद इसने काफ़ी हद तक खुद पर काबू पाने की के बाद आंखें खोली तो असगर, नवाज और मोहसिन के फिक्रमंद से चेहरे सामने आए।
میں اس کے ہر خفیہ ڈیرے پر پولیس کے ساتھ مل کر چھاپے ماروں گا اسکر، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں گیا ہوگا۔ دوسری اور سب سے حوصلہ کن بات یہ کہ آج ہی عدیل کو اس کے ہیڈ آن چھان مرنے کا سرچ وارنٹ ملا ہے، جس کے بعد ہمارا آدھا کام تو آسان ہو گیا۔ رہا ہاشم، تو وہ کبھی بھی اتنی جلدی گاؤں سے باہر جانے کا فیصلہ نہیں کیا کرتا، کیونکہ وہ شہری فضا سے مانوس نہیں ہے۔ وہ جس جگہ کا عادی ہے نہ صرف انہی جگہوں پہ جرم کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ اس نے پھولتی سانسوں کے ساتھ درمیان کہا تھا، کندھے کا درد تھا کہ کمر کو چیرتا پورے جسم میں سرایت کرنے لگا تھا۔ اچھا، پھر اصغر نے سمجھ کر سر ہلایا، لیکن ہمیں بہت سے آدمی چاہیے اس کام کے لیے جو کہ پولیس فورس کی بدولت ہمیں مل رہے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے اس کے ڈیرے پر دھاوا نہیں بولیں گے، بلکہ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ہم سب ہیڈ آؤٹس کو نشانہ بنانے پر رکھا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ ہمیں چکر دے کر کنفیوز کرتا رہے گا مسلسل۔ اس نے کہتے کہ ساتھ ہی ٹیبل کی دراز سے نقشہ نکالا اور اس کے ٹیبل پر پھیلایا۔ وہ تینوں اس نقشے پہ بے وقت جھکے تھے۔ یہ دیکھو، یہاں سے دھول لکیر تک۔ اس نے سرخ پتلی سی لکیر پر انگلی رکھ کر انہیں بتایا۔ اس لکیر کی سیدھ میں تم لوگ جتنے بھی سرخ نشان دیکھ رہے ہو، یہ اس کی ہیڈ آؤٹس ہے۔ یہاں ہی اکثر جرم ہوتے ہیں، کڈنیپنگ، ریپ یا پھر اسمگلنگ، اور یہ سب انہی جگہوں پہ کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انہی 5 ہیڈ آؤٹس میں سے کسی ایک میں وہ عمل بی بی کو لے کر گیا ہوگا۔ اس نے کہہ کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ اور اکثر مرڈر کہاں ہوتے ہیں؟ اصغر نے ایک دفعہ پھر سے نقشہ دیکھا۔ سرنگ میں۔ نواز کے بے ساختہ سے جواب پر تینوں چونکے تھے۔ سرنگ؟ ہاں، وہ اس سب میں سرنگ کو کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ ٹھیک، اس گاؤں میں کتنے ٹنل ہیں ٹوٹل؟ بس 2۔ نواز کے جواب پر وہ کچھ دیر سوچتی نگاہوں سے نقشے کو دیکھے گیا۔ ایک دم ولی کے کہنے پر اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں اصغر؟ بالکل۔ اس نے بہت کچھ سمجھ کر سر ہلایا تو نواز اور محسن سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ سب سے آخر ٹنل سے پہلے اس کا ایک ہیڈ آؤٹ ہے جو بے حد سنسان رہتا ہے۔ وہ یقینی طور پر بی بی کو یہیں لے کر گیا ہوگا، کیونکہ اس کے آگے سرنگ ہے اور سرنگ کا راستہ گاؤں سے باہر کو جاتا ہے۔ جہاں تک میں اس کی سائیکی سمجھ پایا ہوں، وہ جرم کو اچھے سے کر تو لیتا ہے، مگر وہ اسے کور اپ کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا۔ ان جیسے لوگ جو طاقت اور پیسے کے عادی ہوں، انہیں ہمیشہ یہی ذہن دیتا ہے کہ انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس لیے یہ کبھی بھی باریکیوں پر توجہ نہیں دیا کرتے۔ اصغر بولتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ولی نے اپنے ٹیبل کی دراز سے چھوٹا سا پستول نکال کر جیب میں ارسا۔ اس لیے ہم سے ایک خاصی اسٹرینجرٹی کے تحت یہ تاثر دیں گے کہ ہم اس کے سارے ہیڈ آؤٹس کو چھان رہے ہیں، سوائے اس ہیڈ آؤٹ کے، جس کا مطلب ہو گیا ہم بھی ابھی اس ہیڈ آؤٹ تک بھی پہنچنے والے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر ایک دم سے پینک ہو جائے گا اور پینک میں حکم دے گا کہ بی بی کو لے کر آگے والے سرنگ سے نکل جاؤ، لیکن اس سرنگ کے اندر ہم میں سے کسی ایک کو پہلے سے موجود ہونا ہوگا اور پولیس سے پہلے آنا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب آسان ہوگا؟ محسن نے اب کے ولی سے پوچھا تھا۔ یہ آسان ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اس نے کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے تو تینوں بھی اس کے ساتھ باہر نکلے۔ سبزار پر ان کے بہت سے جاننے والے دوست پہلے سے موجود تھے۔ چند ایک لمحوں کی بریفنگ دینے کے بعد ولی اور اصغر اپنی اپنی گاڑیوں میں آگے پیچھے تھے۔ ان سے پیچھے ایک قطار تھی گاڑیوں کی جو رواں دواں تھی۔ کیا تم ابھی تک شہر کے لیے نہیں نکلے؟ لیکن کیوں؟ یہ تقریباً کوئی 2 بجے کا وقت ہے جب اسے راجہ کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے ہی اسے فرید کی جگہ 1 مہینے کی ڈلیوری پر بھیجا تھا سفید حویلی، تاکہ وہ اس وقت اپنی یہ کارروائی کر سکے، لیکن ابھی جو اسے راجہ نے کہا جو اسے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہاشم سرکار، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو گیا اسے۔ ابھی اس لڑکی کو بھی ہوش آنے والا ہے اور پھر میں بھی سڑک کے عین وسط میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ ابھی کے ابھی سے اسے گاؤں کے آخری سرے پہ واقع تہہ خانے کی جانب لے کر جاؤ، فوراً، میں آتا ہوں، جلدی کرو۔ وہ اس پہ چلایا، پھر باہر کی جانب بھاگا۔ جس کھیل میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا وہ بلا شبہ موت کا کھیل تھا، لیکن اگر ولی ہسپتال میں تھا تو اس سے زیادہ پریشانی نہ تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے تیز قدم ایک دم سوٹ پڑ گئے تھے، کیونکہ اسے صرف وہی پکڑ سکتا تھا۔ اس کی دشمنی سے صرف وہی واقف تھا اور کسی کا تو شک بھی نہیں پڑنا تھا اس پر۔ سب چیزیں پلان کے مطابق ہی جا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے فون ملا کر راجہ کو حکم دیا کہ وہ اسے آخری سنسان سے پڑے ڈیرے پہ لے جائے، خود گھر چلا جائے۔ بختیار سے کوئی بات نہیں کرنی تھی اور اب اس کا جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ ابھی نہ جاتا تو عمل کے قتل کے وقت اس کے غائب ہونے کو ثبوت بنا کر پیش کرنا ولی کے لیے مشکل ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ اسے جو کرنا ہوگا بہت ثبات سے کرنا ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے۔ اس نے اپنے مطمئن سے قدم گھر کی جانب پھیرے، لیکن ابھی 4 بجے موصول ایک کال نے اس کا جیسے سانس کھینچ لیا۔
वली अहमद को किसी ने गांव में देख लिया था और वो मुस्तकिल इसके है हर हेड ऑर्डर्स पर सिविल लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ छापे मार रहा था। इसने बेचैनी से राजा को कॉल मिलाते हुए गाँव से अमल को लेकर निकल जाने का हुक्म दिया। तो अगला जवाब सुनकर इसके तो गोया 14 तबक रोशन हो गए थे। पुलिस की भारी नाकाबंदी और सख्त चेकिंग, इस सारे अरसे में इसकी परेशानी पर पहली दफ़ा पसीना चमका। तुम लोग क्या कर रहे थे फिर इतने वक्त से? गाली और वो वली वो कैसे आया अस्पताल से बाहर? मखलजात का एक तूफ़ान था जो इसके मुंह से उबर रहा था। दूसरी जानिब बेहोशी अमर को बेसाख्ता होश आया था। इसने चौंक कर आसपास देखा, कमरा बेहद खामोश पड़ा था, सुनसान उजाड़। इसने हाथों को हिलाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। इसके हाथ कमर पर बहुत सख्ती के साथ बांधे गए थे। एक ही जाविये पर बैठे रहने की वजह से इसका पूरा जिस्म गोया अकड़ गया था। इसने उठने की कोशिश की लेकिन एक जोरदार चक्कर आया। वो बेसाख्ता गिर पड़ी। निगाह एक लम्हे को अपने गले पर गई तो थक सी रह गई। इसका दुपट्टा गायब था, चादर भी कहीं कमरे में फेंकी हुई थी। वो अभी बेयकीनी में खौफ से फैली आंखों से अपनी हालत देख ही रही थी। एकदम कमरे का दरवाज़ा खुलने पर पूरी तरह चौंक कर इस तरफ मुतवज्जा हुई। बाहर से एक दरमियानी उम्र का बंदा कमरे में दाखिल हुआ था। वो पस्ता सा अजीब मुकरा आंखों वाला इंसान। इसके हाथ में एक तेज धार छुरा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर ललाचित मुस्कुराहट देखकर वो उसकी जाने बढ़ रहा था। इसने ख़राब होते दिल के साथ अपनी कमर टेक दीवार से चिपका ली थी। आंसू लड़क कर तेजी के साथ रुखसारों पर फैल रहे थे। कदमों से जैसे कोई जान तलब कर रहा था। वो आकर इसके सामने पंजों के पल बैठा। इसने अपना चेहरा बिल्कुल पीछे कर लिया था, टांगे समेट कर सीने से चिपका ली थी। इसके सारे वजूद पे चींटियां रेंगने लगी थी। इसने मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन पे तेज धार छुरे की नोक रखी। इसकी दबी दबी सी चीख पर बहुत बेसाख्ता थी। शोर करोगी तो घाव भी गहरा भी आ सकता है। मुझे सिर्फ बस चंद बूंदे चाहिए तुम्हारे खून की, बस इससे ज़्यादा की चाह नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह का वास्ता नहीं करो ऐसे, खुदा। वो ज़ियानी अंदाज में गर्दन दाएं से बाएं हिला रही थी लेकिन वो नहीं सुन रहा था। इसे बालू से जकड़कर इसकी गर्दन को दबोचा तो बेख्तियार चीखी। फिर इसकी चरखों की परवाह किए बगैर से छुरे की नोक हल्के से इसकी कोमल गर्दन पर रखकर दबाई तो इसकी चीखों से सुनसान पड़ा डेरा लर्जरा गया। एक दो बूंदे गर्दन से लड़क कर इसके सफ़ेद लिबास के गले को सुर्ख कर रही थी। दफ्तर जोगी का फ़ोन बज गया तो वो चौंक कर पीछे हटा। अमल की घुटी घुटी सी रोने की आवाज़ से कमरा गूंजने लगा था। रगों में खून की सनसनाहट से इसकी आवाज़ ही दब गई थी। फिर वो उठ खड़ा हुआ। जी हाशिम सरकार। हाशिम का नाम सुनते ही अमल ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर देखा। भीगी आंखों के आंसू के पार कोई मंजर सा उभरा था इसकी नज़रों के सामने। तुम जानती नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। हाशिम को इससे कोई मसला नहीं था। इसकी दुश्मनी तो वली से थी लेकिन वली की दुखती रखती वो इसकी कमज़ोरी थी और इसी के ज़रिए वो वली को तकलीफ देना चाहता था। इंकशाफ का एक पहाड़ इस पर टूटा तो इसके साथ झंझना उठे। पैरों से चढ़ता खौफ इसके सारे जिस्म को जमाने लगा था। क्या? लेकिन अभी तो काम नहीं हुआ सरकार। जोगी ने एक नज़र रुक कर इससे देखा। वो गर्दन पूरी उठाए से ही देख रही थी। जी जी सरकार, जैसा आपका हुक्म। इसे बाजू दबोच कर उठाया और अपने साथ बाहर घसीटने लगा। मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे मेरे घर जाने दो। वो रोते हुए मुसलसल इसे यही इल्तिजा कर रही थी लेकिन वो सख्ती से इसका बाजू पकड़े इसे अपने साथ घसीटता जा रहा था। इसके नंगे पैरों में बहुत से बारीक पत्थर घुसे। हाथों की नाजुक कलाइयाँ मुसलसल सख्त से रगड़ने के बाद जख्मी होने लगी थी। गर्दन से बहती खून की पतली सी लकीर अपना निशान अब तक कायम किए हुए थी। वली बेचैनी से पुलिस एहलकार के साथ मिलकर इसे हेड आउट में बने हर कमरे में तलाश कर रहा था लेकिन वो नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। खुदाया वो क्या करे, या अल्लाह वो क्या करे। बीजान ने आंसू से भीगा चेहरा रब की बारगाह में झुकाया तो कहीं आंसू लड़क कर चाहे नमाज पर जब सो गए थे। सफ़ेद हवेली दम साधे खड़ी थी। सामान सफ़ेद वजूद शल वो होते पैरों के साथ दाखिल दरवाजे के सामने टहल रहा था। इनका दिल हर आन पर लरजरा रहा था। पिछले चारों तहखानों में से कहीं पर भी इसका सुराग नहीं मिला था। आखिरी हेड आउट के अंदर लड़कों की एक रेले के साथ घुसते इसके पैर खौफ से कांप रहे थे। एक जगह घुटनों के बल झुककर इसने अपना रुकता सांस बहाल किया। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। हर जानिब से एक ही जवाब आ रहा था कि वो नहीं थी, इसे यहीं होना चाहिए था। इन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में इसने एक बार फिर अंदर की जानिब दौड़ लगाई। सीढ़ियाँ तेजी से फैलाते वो खुद से कुछ बड़बड़ा रहा था। शायद कि वो इसे ढूंढ ले, इसे कुछ नहीं होने देगा। हाँ, ऐसा ही होगा। हर कमरे का दरवाज़ा
खुल कर देखते इसकी उम्मीदें दम तोड़ने लगी थी। इसे लगा इसने अमल को खो दिया, इसने इसे खो दिया। इसके हाथ से खून की बूंदें टपकने लगी थी। शायद इसका जख्म खुल गया था। तकलीफ से रगों में टूटे कांच बिखरने लगे। कहीं पर नहीं है वली सर वो। कान में जमे आले में किसी एहलकार की आवाज़ गूंजी तो उसकी सुर्ख आंखों के सामने धुंध छाने लगी। सब धुआं धूल बनता जा रहा था। सब कुछ ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी, इन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। इसने कांपती आवाज़ में कहा था। एहलकार हर जानिब आगे पीछे दौड़कर इसे तलाश कर रहे थे। इसने अपने कदमों के रुख ऊपर की जानिब बढ़ा, फिर तेजी से भागकर जीने अबूर किए। कंधे की तकलीफ के बाद इसकी बसारत बार बार धुंधला रही थी। इसने भागकर सब्जार पार किया और सियाह पड़ती सुरंग की जानिब भागा। गांव के आखिरी सिरे पर लोगों की मौजूदगी ना होने के बराबर थी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जोगी कि इसे अभी के अभी इसी सुरंग में ले जाकर कत्ल कर दो। हम इसे जिंदा रखने का रिस्क नहीं ले सकते। जैसा हुक्म सरकार। जोगी ने फोन रखकर अमर को सुरंग की दीवार से लगाया। इसी पहले एक जोरदार गरज हुई थी। आसमान से धड़ाधड़ बारिश बरसने लगी। एक लरज़ा खैस गड़गड़ाहट उभरी। लगता था आसमान सर पर आ गिरेगा। बारिशों में कत्ल की चाह का कातिल एक लम्हे को बेरहमी से मुस्कुराया था, फिर अपना तेजदार चमकता चूरा अजीब सी आवाज़ के साथ खोल से निकला। मगरिब गहरी होती जा रही थी। सारा गाँव नम सी स्याही में डूबने लगा था। सब कुछ अंधेरा होता जा रहा था। सब कुछ इसके तेज कदम तारिक सुरंग की जानिब थे। नहीं, नहीं, खुदा के लिए नहीं। अमर जोर-जोर से चिल्ला रही थी। बाहर से अंदर की जानिब आता वली गोया इसकी आवाज़ पर साकित हुआ था। हाँ, ये अमल ही की आवाज़ थी। वो इस आवाज़ को पहचानता था। वो अंदर की जानिब भागा। जोगी ने तेज़-धार छुरा एक पल को पूरी कुव्वत से पीछे किया। फिर अमल ने आँखें बंद कर ली। इसने सोच लिया था कि अब वो मरने वाली है। मौत यकीनी थी। मौत सर पर खड़ी थी। अभी जोगी का हाथ इस पर चंद ही इंच दूर था कि इसने गन फायर होने की आवाज़ सुनी। जोगी के हाथ से छुरा दूर जा गिरा था। अमल ने चौंक कर आंखें खोली। एक पल को सुरंग के आखिरी रास्ते की जानिब देखा। हाँ, वहाँ वो खड़ा था, जिसे पहचानने के लिए इसे किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जोगी की दिलखराश चीख बेसाख्ता थी। गोली इसके बाजू पर लगी थी और वो एक हाथ से जख्मी बाजू को दबाता नीचे को झुका था। वली तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो अमल की जानिब बढ़ने की बजाय जोगी पर झपटा। इसने इसके झुके चेहरे पर पूरी कुआ से घुटना मारा। इसका सर बेख्तियार ऊपर को उठा था। इसने इसके सीने पर लात मारी तो वो पीछे की जानिब गिरता हुआ सुरंग की दीवार से जा लगा। अमल सांस रोके बेयकीनी से इसे देख रही थी। वो किसी जुनूनी इंसान की तरह आगे वाले को मार रहा था। हाथ कैसे लगाए बीबी को। वो अब इसका सर मुसलसल दीवार पर मार रहा था। जोगी ने भी मुड़कर इसके जबड़े पर मुक्का मारा तो वो लम्हे भर को पीछे हटा। उसी वक्त असगर सुरंग के अंदर दाखिल हुआ। इसने आगे बढ़कर अमल के हाथों को रस्सियों से आज़ाद किया। बीबी को हाथ कैसे लगाया, कैसे हाथ लगाया। वो एक ही बात दोहराता, अब के इसे ज़मीन पर लिटा, इस पर बिठाया, इसके चेहरे पर मुक्के मार रहा था। जोगी ज़ख्मी होकर होश खोने लगा। बारिश इसी तेज़ी के साथ तड़तड़ा बरसने लगी थी। वली वो मर जाएगा। अमल चलाई तो इसे जैसे होश आया। असगर भी खामोशी से इसे देख रहा था। इसने वली को नहीं रोका। अच्छा होता वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता। इसने उठकर इसे जोरदार ठोकर मारी, फिर आस्तीन से होठ का खून साफ करता अमल की जानिब मुड़ा। इसे यूं इस तरह जख्मी देखकर इसने तकलीफ से आंखें एक पल को बंद कर ली थी। फिर तेजी से आगे बढ़कर इसने अपनी जैकेट उतार दी, इसके कंधों पर डाल दी। अमल की निगाह बेख्तियार इसके बाजू पर पड़ी। खून की लकीरें इसके पूरे हाथ पर फैली हुई थी। इसका जख्म खुल गया था और अब तकलीफ से इसके होठ से फैल पड़ने लगे थे। इसी पल बहुत से पुलिस एहलकारों की आवाज़ आई। वो शायद सुरंग की जानिब बढ़ रहे थे। वली आगे, नवाज आ रहा है सुरंग के उस पार। तुम जाओ बीबी को लेकर, मैं यहाँ पर ये सब मैं संभालता हूँ। कोई अभी रात नहीं हुई, बीबी को घर छोड़ दो, सब ठीक है, अंडर कंट्रोल है। इसने अमल को साथ लिया, फिर तेजी के साथ सुरंग से बाहर निकला। बाहर नवाज की गाड़ी खड़ी थी। इसने अमल को पीछे बिठाया। नवाज गाड़ी से बाहर निकलकर सुरंग की जानिब बढ़ गया था। इसने फ्रंट सीट संभाली और फिर गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। पीछे एक नामालूम सा शोर उठा था, एक ऐसा शोर जो बहुत से इंसानों के जमा होने पर उठा करता था। इसने निगाह उठाकर सुन सी बैठी अमल को शीशे में देखा, फिर सुकून का सांस लेता गाड़ी को तेजी से दौड़ाने लगा। एक अजियत खत्म हुई थी, एक सफ़र तमाम हुआ था। अपने कमरे में बेचैनी से टहलता आशिम बार बार पसीने से तर होती पेशानी को छू रहा था। इसका सारे खाते खुल गए थे। डेरों की छानबीन इतनी अचानक और इतनी तेजी से हुई थी कि इसका बस न चलता था सबकी गर्दनें कुचल कर रख दे। अभी भी एहलकारों का एक सैलाब था जो इसके हेड ऑटोस के बाहर खड़ा था। एकदम फ़ोन बजा तो इसने आस्तीन से पसीना साफ करते कॉल रिसीव की। सरकार, वो लड़की वली से निकाल के ले गया और जोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या बकवास है ये, वो चीखा था। चेहरा तैर से ज़या पड़ने लगा था, जैसे
किसी शैतान का सिया पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे इसका वजूद इसी गुस्से की हिद्दत से बाहर पिघल कर ख़त्म हो जाया करता था। इसका जिस्म भी किसी आग में दहक रहा था, वो इसे निकाल गया, उससे बचा ले गया। वो हमेशा इसके साथ एक हाथ आगे हुआ करता है, हमेशा इससे मात खानी पड़ती है। आखिर क्या था ये वली, कौन था ये वली? इसे तैश में आकर मोबाइल ज़ोर से दीवार पर दे मारा। इसके पुर्जे अलग खल होकर यहाँ वहाँ बिखर गए थे, मगर हाशिए में इसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। एक बार फिर इसे अपने हाथों पर कुछ महसूस हुआ, कुछ गीला सा। इसे एक झटके से हाथ निगाहों के सामने की ओर धक से रह गया। इन हाथों पर बेतहाशा खून लगा था। इसने जल्दी जल्दी खून आलूद हाथों को अपने लिबास से रगड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे इसके हाथों पर खून का शायबा तक ना था। इसने अपने सर के बाल नोच डाले। क्या वो पागल हो रहा था? इसका वज़न बढ़ता जा रहा था। शायद इसे ही का कारमा कहा जाता था। शायद इसे ही अमाल का पलट आना कहा जाता है। और क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कातिल की उम्र कितनी तवील हुआ करती है, इतनी तवील कि काबिल को खुदा ने कत्ल करने के बजाय ज़िंदगी की सज़ा सुनाई थी। हाँ, निमरा अहमद ठीक कहा करती थी, हर काबिल का मरना ज़रूरी नहीं होता। इससे अभी अभी ज़िंदा रहना था एक तवील अरसे तक। वो अब वॉशरूम की जानिब तेज़ी से भागा। इसे फिर से अपने हाथों पर खून महसूस हो रहा था। इसे जल्द से जल्द अपने हाथ पानी से धोने थे, इससे खून से साफ़ करने थे, और खून जो इसके हाथों पर कई सालों से था, कई मासूम जानों का था। ज़ोरदार सी गड़गड़ाहट उभरी तो पीछे बैठी अव्वल को एक पल को लरज़ा कर रह गई। दोनों हाथ कानों पर रख लिए, कब से रुके आंसू आसमान से गिरती फौजार की मानद चेहरे पर ढलकने लगी थी। वली को तकलीफ होने लगी, ज़ख्मी हुआ हाथ गोया कटने लगा था, खून मुसलसल बह रहा था। ऊपर से वो रो रही थी। वो जानता था कि अव्वल बारिश से खौफज़दा थी, आसमानी गड़गड़ाहट से डरती थी। बचपन का ट्रॉमा अब तक इसके साथ था। इसने गाड़ी एक जानिब को रोकी, फिर सीट से उतर कर पीछे बैठी अमल की जानिब का दरवाज़ा खोला। अमल ने एक पल को निगाह उठाकर उसे देखा। वली ने इससे नज़रें चुराई थी, पता नहीं क्यों। फिर आगे बढ़कर गाड़ी के पिछले हिस्से में रखी अपनी स्याह शॉल उठाई, इसी खामोशी के जैसे अमल के गिर्द लिपटने लगा। अमल शहद रंग आंखें उठाए से ही देख रही थी। वली के चेहरे पर से गिरती पानी की बूंदें इसके लिबास को में जस होने लगी थी। माथे पे बिखरे गीले बाल और झुकी निस्वारी आंखें लिए वो तेजी के साथ इसके गिर्द चादर लपेट रहा था। एकदम आसमान गिर जा तो अमल ने बेख्तियार सहम कर उसकी शर्ट को मुट्ठी में बीजा। वो बेसाख्ता रुका, सांस तक रुक गया था, और पहली दफ़ा निस्वारी नज़र ने बहुत करीब से छुआ था इसकी भीगी आंखों को। चंद लम्हों के लिए गोया सारी कायनात साकिन हो गई थी। फिर इसने आहिस्तगी से नज़र झुकाकर इसका हाथ नरमी से हटाया, बाहर निकलकर भागता हुआ अपनी सीट पर जा बैठा। अमल सुनसी बैठी थी, इसकी कुर्बत से यूं ही सुन कर दिया करती थी। वली ने दर्द करते कंधे पर हाथ रखकर दबाया तो खून से इसका हाथ भर गया था। इसने आंखें मेज कर खोली थी, हर तकलीफ अब हद से बढ़ने लगी थी। हवेली बस कुछ ही फासले पे थी। अमिल ने हवेली को देखा तो जमे आंसू बहने लगे। एक बदनामी, एक बहुत बड़ी बदनामी इसका इंतजार कर रही थी। इसका दिल अंदर से बंद होने लगा था। आंखों से बहते आंसू में तेजी आ गई थी, मगर इसकी आवाज़ ना निकली। गुट गुट कर रोने के अलावा इसमें किस चीज़ की हिम्मत नहीं थी। वली ने गाड़ी तेजी से पोर्च में लाकर रोकी तो कब दरवाजे पर जमे बख्तियार और जमान दौड़ते दोनों तक आए। अमल सियाह चादर से ढकी पिछली सीट पर बैठी थी। बख्तियार ने इसका जानिब का दरवाज़ा खोला तो वो रोती इसके गले लग गई। घर वालों को देखकर इसका दिल चाक की चीखें मार मार कर रोए। बारिश में भीगते ज़माने आगे बढ़कर इसे गले लगाकर भींचा था। खुश हुआ सांझ जैसे बाल हुआ था इनका। बीजान भी दौड़ती हुई आ रही थी पीछे से। वो बीजान के गले लगी तो ज़मान इसके जाने मुतवज्जा हुए। इसने सिर्फ शीशा नीचे किया। बाहर आओ वली, ज़ख्मी हो तो। वो खिड़की में खड़े इसे कह रहे थे, माथे पे गहरी फिक्र लिए इसके दुड़े ज़ख्म को परेशानी से देखते। मगर अंदर बैठे वली ने नफ़ी में सर हिलाया था। मुझे कुछ काम है सरदार बाबा, मैं आ जाऊँगा कुछ दिनों में। आप बस बीबी का ख्याल रखें और कोई भी इंतहाई कदम उठाने की गलती मत कीजिएगा। चलता हूँ अब। लेकिन वली इसकी बात सुने बगैर इसने गाड़ी मोड़ ली थी। अब तकलीफ से लगता था गोया हाथ फट जाएगा। इसने तेज़ी से गाड़ी हवेली से बाहर निकाली तो उनकी चिड़चिड़ाहट से बारिश में भीगते ज़मान खड़े के खड़े रह गए। अमल जो बीजान के गले लगे रो रही थी, आवाज़ पे पलटी। वो कार निकाल ले गया था। इसने तब तक गर्दन मोड़े रखी जब तक वो चला ना गया। ज़मान इसे रोके, ज़ख्मी है वो। बीजान ने पीछे से आवाज़ देकर मुतवज्जा किया, लेकिन ज़मान जानते थे कि वली नहीं रुकेगा, इसलिए वो गहरा सांस लेकर की जानिब मुड़ आए। आ जाएगा कुछ दिनों तक वो। चलो अंदर, बारिश बहुत हो रही है। अमर को खुद के साथ लगाए, फिर एक बार दरवाजे की जानिब देकर अंदर बढ़ गए। इन्हें हर हाल में वली अहमद पर भरोसा करना था। असगर ने जोगी को गिरबान से पकड़ कर उठाया, फिर से घसीटता हुआ सुरंग से बाहर की जानिब बढ़ने लगा। पुलिस एहलकार जो इसी सुरंग की जानिब आ रहे थे इसे देखकर रुक गए। इसने जोगी को एक झटके से पुलिस एहलकारों के कदमों में फेंका। ये मुझे इस सुरंग में मिला है। हाशिम का आदमी और काफ़ी अरसे से चर्च और दूसरी गैर कानूनी अद्वियात के कारोबार में मुलविस है। मैंने इसे बहुत दफ़ा कत्लगाहों के आस पास भी देखा है। जैसे
ایک مشہور کہاوت کے تحت کہا جاتا ہے، قتل کرنے کے بعد قتل جائے وقوع پر جا کر ضرور اپنی تقسیم کیا کرتے ہیں۔ اور ہاں، کئی سالوں سے اسمگلنگ کے لیے بھی خاصا مشہور ہے اس کا دھندا۔ ہیٹ آؤٹ کے بارے میں انفارمیشن میں آپ کو میل کر دوں گا۔ اسے ایک خاص قسم کی بیماری بھی ہے۔ زمین پہ گرا جوگی آنکھیں پھاڑ کر اس اونچے لمبے سے لڑکے کو دیکھ رہا تھا جس کی ورزشی بازو آستین سے نکلتے اپنے طاقت کا پتہ دیتی تھی۔ اس نے ذہین آنکھیں اس پر جمائے اور لمحے بھر کو مسکرایا۔ اسے انسانی خون کو سونگھنے کی بیماری ہے۔ آپ کیا انٹیلیجنس آفیسر ہیں؟ انسپیکشن ٹیم کا بندہ اس کی بریفنگ پر سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھ رہا تھا۔ اصغر اس کی بات پر مسکرایا۔ ارے نہیں یار، میں تو ریسلر ہوں جو رنگ میں اتر کر لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑ کرتا ہے۔ ٹھیک سے پکڑو اسے، بھاگ نہ جائے کہیں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے اصغر کی مسکراتی آنکھیں کچے راستوں پہ جمی تھی۔ کیا کوئی تھا اس کا جتنا کول ہو؟ مسکرا کر نفی میں سر ہلائے وہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ جوگی اب پیچھے سے چلاتا ہوا ان سے اپنا آپ چھڑانا چاہ رہا تھا، مگر جن کا انجام آ پہنچے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسے بھی اس کے انجام نے آ لیا تھا۔ نواز محسن، چلو اب ہمارا کام ہو گیا ہے۔ دور سبزار پر کھڑے کسی اہلکار نے سے بات کرتے محسن نواز کو اس نے آواز دی تو وہ سر ہلا کر اس کی جانب بڑھنے لگے۔ باہر اپنی جیپ کے ساتھ لگ کر کھڑے اے ایس پی عدلیل کی جانب مڑ کر اس نے مسکراتے ہوئے شکرگزاری کے ساتھ سر جھکایا تو جواباً اس نے بھی سمجھتے ہوئے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ محسن اور نواز اس تک آئے تو وہ تینوں اپنی کار کی جانب بڑھے۔ ولی سر کہاں ہیں؟ محسن نے جیب سے چابی نکالتے ہوئے پوچھا۔ حویلی گئے ہوں گے۔ نہیں، اس کی نفی پر دونوں بے وقت مڑے تھے۔ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ حویلی نہیں گیا ہوگا۔ ہاں، نہیں گیا ہوگا وہ حویلی۔ آخری بات جسے اس نے خود سے کہی تھی۔ نواز کی پیشانی پر بل پڑے۔ آپ کو کیسے پتا؟ اصغر گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا تھا۔ پھر باہر نکل کر جیسے اس نے وجہ بتانے کے لیے لب کھولے تو ایک دم اسے نواز کا پچھلا روٹ سا رویہ یاد آیا۔ بے اختیار ہی اس کا منہ بگڑ گیا۔ کیونکہ وہ میرا دوست ہے، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں، مزے سے کہہ کر گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے کار ریورس کرتا بھگا لے گیا تھا۔ نواز نے محسن کی جانب دیکھا۔ وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ ولی سر نے بھی پتہ نہیں کس سے دوستی کر لی ہے۔ چل کر بس اس نے یہی کہا تھا۔ جس پر محسن کا کہکمہ بہت بے ساختہ تھا۔ وہ اب تک منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا سرخ کان لیے گاڑی میں بیٹھا رہا تھا۔ پھر اس کے انتظار کیے بغیر گاڑی نکال لے گیا۔ پیچھے کھڑے محسن نے ایک پل کو اس کی دھواں اڑاتی کار کو مسکراتے ہوئے جاتے دیکھا اور پھر مڑ کر ہاشم کے ہیڈ آؤٹ کی جانب گھمائی۔ قید مبارک ہو ہاشم حسین۔ اور یہ تو قدرت ہی جانتی کہ وہ کس قید کی بات کر رہا تھا۔ اس کی دور جاتی گاڑی اب پھر سے کچے راستوں کی دھول کو اڑا رہی تھی، لیکن اس دھول میں اب کہیں بے چینی کا شائبہ تک نہ تھا، کیونکہ ایک طویل اور تھکا دینے والی رات کا اختتام ہو چکا تھا اور اگلی صبح بہت امید فضا اور خوشگوار تھی۔ کسی نے رات کے آخر پہ اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جاسم جو تہجد پڑھ کر ابھی بستر پر سونے کے لیے لیٹنے ہی لگا تھا، یکدم اٹھ بیٹھا۔ ایک پل کو نگاہ گھما کر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 3:30 بجا رہی تھی۔ اس وقت سوچتے اس نے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھایا، پھر محتاط سے انداز میں دروازے کے مرر سے باہر جھانک کر دیکھا تھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، لیکن آگے والا منظر دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ولی دروازے کے سامنے گرا پڑا تھا اور اس کے ہاتھ سے نکل کر بہتا خون دروازے کے آگے دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بامشکل سیدھا کیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی سی حالت میں تھا۔ اس نے پریشانی سے یہاں وہاں دیکھا۔ ولی کیا ہوا تمہیں؟ اور تم اس وقت اس طرح کوشش کرو اٹھنے کی۔ اس نے اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر ڈال کر اٹھایا۔ ولی بامشکل اپنی ٹانگوں پر اٹھا تھا، پھر اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھیں درد سے بند ہوئی جا رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور سیاہ ٹی شرٹ خون سے لت پت ہو رہی تھی۔ جاسم نے اسے بیڈ پر لٹایا، پھر پہلی فرصت میں اپنے کلینک کی جانب بھاگا۔ اسے جلد سے جلد اس کے زخم کو ٹریٹ کرنا تھا۔ دوسری جانب عمر کو بامشکل بھی جانے زبردستی کچھ کھلا کر سکون آور دوائیں دیں، تب کہیں جا کر اس نے جلتی آنکھیں موندی تھیں، نہیں تو وہ جب سے آئی تھی تب سے روئے جا رہی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ بی جان اپنی بچی کو اس طرح بکھرتے دیکھا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کس ظالم نے اپنی دشمنی ان کی معصوم بیٹی سے نکالی تھی۔ وہ ذرا گہری نیند سوئی تو ہم زمان بی جان اور بختیار تینوں اس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ بی جان نے دروازے سے باہر نکلتے نکلتے اسے ایک پل کو دیکھا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے زرد چہرہ، کمزوری کی حد تک نچڑا رنگ، وہ کہیں سے بھی وہ چمکتی دمکتی امن نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے دروازہ پار کیا، پھر انہی کے ساتھ زینت اتر آئی۔
सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। वो तीनों भी लॉन्च में चले आए। मैं आपको इससे पूछना चाहिए था कि इस सबके पीछे किसका हाथ है, फिर जाने देते इसे, वो जहाँ भी जा रहा था। बख्तियार ने रात से अब तक ये पहली बात कही थी। ज़मान ने पेशानी पर बल डालकर इसे देखा। इन्हें अपने बेटे की बेइज्जती पर अफ़सोस हुआ था। अगर वो तुम्हारे जैसा बेटा होता तो मुझे बता भी देता कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन बख्तियार, वो तुम्हारा जैसा नहीं है, इतना ज़ख्मी था, इतनी तकलीफ़ में था, लेकिन फिर भी मुझे बता कर नहीं गया। ये सब किसने किया, जानते हो क्यों? ज़मान का लहज़ा आखिर में बेहद सपाट हुआ गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं सब कुछ जान लेने के बाद ज़रूर कोई इंतहाई कदम उठाऊँगा। तो इसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या कभी तुम ऐसा कर सकते हो? बख्तियार का चेहरा तक से खुशनुमा हुआ था। आखिर जान बेजान ने मध्यम आवाज़ में कहकर बेसाख्ता ने रोका था। आप सारी ज़िंदगी से यही करते आए हैं बाबा, मुझे और इसे मुकाबले के पता नहीं कौन से पैमाने पर जाँचते हैं। मेरा पलड़ा कभी उठता ही नहीं और इसका कभी झुकता नहीं। लेकिन मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया कि मेरे हिस्से की मोहब्बत जो आप इसे दे रहे हैं, इससे हाथ रोक लें। फिर भी आपको अपनी औलाद की कोई अच्छाई, कोई नेकी नज़र ही नहीं आती। एक तो रात भर की बेखौफी, ऊपर से सरदार बाबा का हमेशा से वली की तरफदारी करना इसे बुरी तरह सुलगा गया था। यही फ़र्क है तुम में और इसमें। वो नेकियां करके जताता नहीं है, अच्छे काम करने के बाद मंजर आम पर आकर लोगों से तारीफ़ें नहीं वसूलता। बख्तियार, वो छुप कर नेकियां करता है, और कभी अगर इसे इसकी की गई नेकियों का सिला देने की बात करो तो बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है सिला इंसानों से नहीं मिला करते, नेकियों की सिला हमेशा अल्लाह दिया करता है। आप गैर की एहसानमंदी में अपनों की अच्छाइयाँ भूलने लगे हैं सरदार बाबा। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं, किसी भी किस्म का कोई बैर नहीं, किसी के साथ किसी ज़्यादती के मर्तकब भी नहीं हम तो। और फिर आज हमारी बहन को किसने अगवा कर लिया? ऐसा आखिर कौन पैदा हो गया बाबा जो हमारी बहन बेटी को घर से यूँ दिन दहाड़े उठा ले जाए? ये सब इसकी दुश्मनियों का नतीजा है। हम ऐसी ज़िल्लत व रुसवाई से दो चार हुए हैं, हम ऐसी जगह आ खड़े हुए हैं जहाँ हम किसी को मुँह तक दिखाने के काबिल नहीं हैं। बुलंद आवाज़ से बोलते-बोलते इसका साँस बेतहाशा फूल गया था। ज़मान सर्द आँखों से इसे एकटक देखे गए। कभी-कभी इन्हें अपनी ही तरबियत पे शक सा होता था, लेकिन फिर सँभल कर भी जाया करते थे, क्योंकि जो राहें हसन हुसैन अहमद ने अख्तियार की थी, इनकी औलादें भी इसी पे चल रही थी। पता नहीं इनके खून में ऐसी ग़लाज़त की आमिज़श कहाँ से हुई थी। वो जो करता है इसे ऑन भी करता है, जो बातें, जो फ़ैसले, जो अमाल वो बजा लाता है, इनकी कड़ी जस्टिफिकेशन भी रखता है वो। दुश्मनी हमारी थी या इसकी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बख्तियार मौत के जंगल से ज़ख्मी मौजूद के साथ जो वो अमल को ले निकाल लाया ना, फ़र्क इससे पड़ता है। और रही मेरी बेटी की बात, तो इसके साथ जो भी हुआ मैं इसकी सज़ा इसे नहीं दूँगा। जिसने इसके साथ ये किया, इस सज़ा इसे मिलेगी। ज़ुल्म अगर बेटियों के साथ हो जाए तो इनकी वजह से माशरे में मुँह छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये मुँह उन्हें छिपाने चाहिए जिन्होंने ज़ुल्म किया हो, ना कि किसी मज़लूम पर। अगर तुम पर तुम्हारी बहन बोझ है तो कोई बात नहीं, इसका बाबा भी ज़िंदा है, वो इसे पाल सकता है किसी भी दिक्कत के बगैर। ज़मान की आंखें सुर्ख हो चुकी थी लफ्ज़ों के। जिन तमाचों से उन्होंने बख्तियार को नवाजा था, वो बुलाशवा बहुत कड़े थे। इसकी रूह तक बिलबिला उठी थी। हाँ तो करते रहे आप सदा इस खैर पर भरोसा, अपनी औलाद को छोड़कर। मैं भी देखता हूँ कि वो कब तक आपकी गुलामी करके आपको शीशे में उतारता है। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। एक न एक दिन बाबा वो आपको छोड़कर ज़रूर जाएगा, और शायद इसी दिन आपको अपनी असली औलाद की कदर आएगी। इसने हाथ उठाकर भड़कते हुए कहा, तो ज़माने से सुकून से देखा। जितनी खिदमत वो कर चुका है, इतनी तो कोई सगी औलाद भी नहीं करती। और जिस दिन इसने मुझसे दूर जाने की इजाज़त मांगी, इस दिन बख्तियार मैं इसे इजाज़त दे दूँगा, क्योंकि दर्द की जिस पट्टी में वो सुलग कर कुंदन बनाए ना, इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत की हिद्दत ही पिघला सकती है। इतने साल वो तुम्हारी और तुम्हारे जैसे हर कम ज़र्फ़ इंसान की गालियाँ बर्दाश्त करता रहा है, सिर्फ़ मेरी वजह से। तो तुम्हें क्या लगता है कभी मैं इसे जाने से मना करूँगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन समझ ही नहीं आया कि किसी नेकियों के बदले में अपने बदअमाल से दिफ़ा के कैसे किया जाए। इसलिए सुर्ख़ चेहरा लिए धड़-धड़ करता वो लॉन से उठ आया था। इसके जाते ही ज़मानी ने अफ़सोस से सर हिलाया। ज़मान भी बोलते-बोलते हाँफने लगे थे। कोई किसी को लफ्ज़ से तसल्ली भी नहीं देता, क्योंकि इस घर का हर नफ़्स जानता था कि वली के बगैर तसल्ली के बोल एक खाली-खुली सी दास्तान के सिवा और कुछ ना थे। अपने ऑफिस में आशिम तारिकी में बैठा इसी तारिकी का हिस्सा लग रहा था। इसके चेहरे पे वजूद और रूप पे स्याही की एक ऐसी गहरी छाप थी जिसको तौबा के सिवा कोई अर्क अनका नहीं कर सकता था। अपने हेड आउटर्स की सारी तफसीलात का मंजर आम पर आ जाना, अपने सालों के चलते धंधों को यूं एक रात में जंग आलूद होता देखना, बहुत से ढके गुनाहों का सियाह रात से सुबह की चमकते सूरज तले खुल जाना, इससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आया, इसके डेरों के अंदर घुस कर इस लड़की को निकाल के ले गया। इससे अपने से जुड़ी औरतों की हिफाजत करने
आती थी। इसे वो सब करना आता था जो हाशिम करना चाहता था। बार बार रुपए कूड़े की तरह पड़ता एक एतराफ़ इसे पल पल की मौत से अजियत दे रहा था कि वो बेहतर है, इससे बहुत बेहतर है। कुछ ना पाकर भी बहुत कुछ पा चुका था, सब कुछ लुटा कर भी खाली हाथ ना था। इसने तेज़ होते तनफ़्फ़ुस को जमा कर काबू किया। इसके अंदर गुस्से का एक ऐसा लहू दहक रहा था जिसके शोले अब इसके वजूद को दोज़ख की अनदेखी सी आँख में भड़बड़ा जला रहे थे। या फिर ये शायद वो आग थी जो इसने अपने अमाल से जमा की थी। वो अपने अमाल की आग में तो इंसान को जलना ही होता है। इसी पैर किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी तो इसकी सोचों की गहरी तान टूटी। अंदर दाखिल होता शहीद पल भर को समझ ही न पाया कि उस अंधेरे में किस समझ बैठा है। कहो शहीद, आवाज़ के बायस वो कुछ हद तक समझ का तयन कर पाया था। फिर ज़रा करीब आकर रोशन सी मोबाइल स्क्रीन पर इसके सामने की। वहाँ एक खुशशक्ल सा नौजवान खड़ा पुलिस एहलकारों से बातें कर रहा था। नीचे पुलिस एहलकारों के कदमों में जोगी को देखता मुस्कुराकर कुछ बोलता हुआ, इस लड़के का कहा था ना आपने? इसने आगे होकर मोबाइल हाथ में थामा, फिर इसे ज़रा करीब करके देखा। कौन है ये? शहीद चंद पल कुछ न बोला तो इसने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। मैंने पूछा कौन है ये? वो सरकार, ये हसन शाह का बेटा है, वही हसन शाह जो नूर आबाद का इलेक्शन लड़ रहा था मुआज़रत के साथ। लेकिन सरकार, वो शुरू से वली अहमद का साथी था। शायद इसने आपके साथ डबल गेम खेली है। और तारीकी में बैठा हाशिम का वजूद लम्हे भर को साख़त हो गया। सिर्फ यही नहीं, वो मोहसिन जो आपके लिए काम कर रहा था, दरअसल वो भी डबल एजेंट था सरकार, वो वली के साथ था। एक एक करके फ़िज़ा में तैरते साक़त नुक्ते जुड़ते जा रहे थे। पज़ल का हर टुकड़ा अपनी जगह पर आकर दरस्तगी से लग गया था। लेकिन जो तस्वीर इस सब के सामने आ रही थी वो बहुत भयानक थी। वो तस्वीर हाशिम हुसैन के हार जाने की तस्वीर थी। आज की सुबह बेहद उजली थी, शफ़ाफ़ और सेहतमंद सी फ़िज़ा से मुअत्तर सी। इसने कसमनाकर आँखें खोली तो कमरे में गिरती गरम सी धूप पर निगाह पड़ी। इसने एक दो बार पलकें झपकी, मगर कमज़ोरी के बाद इसकी बसारत बार बार धुंधला रही थी। हिम्मत करके इसने उठने की कोशिश की। सियाह बाल बिखर कर कंधों पर गिर रहे थे। लिबास खाक आलूद हो रहा था। इसने बिस्तर से पैर नीचे उतारे, फिर आहिस्तगी से कदम कदम चलती आईने की जानिब बढ़ी। एक पल को अपना आप देखकर इसे यकीन न आया कि ये वो खुद ही थी। आँखों के नीचे पड़े गहरे हल्के निचड़ा हुआ चेहरा और ज़ख्म सा वजूद बेख्तियार इसके ज़हन में चमका सा हुआ। वली का हाथ, इसके हाथ से बहता खून, अब पता नहीं वो कैसा होगा और पता नहीं वो होगा कहाँ। इसने वापस बेड की जानिब आते हुए पांदी का सहारा लिया। कमज़ोरी के बायस इसका हल्का सा चक्कर आया था। इसी पल बीजान ने इसके कमरे में दस्तक देकर कदम रखा, फिर बेसाख्ता इसके करीब चली आई। क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं? इसने नकाहत से बस सर हिलाया था। उन्होंने इसे सहारा देकर बेड पर लिटाया, फिर इसके पैर आहिस्ता से ऊपर चढ़ाए। वो ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुई थी, लेकिन जिस सबसे वो गुजरी थी इसने अमल के साथ जमा कर रख दिए थे। बीजान ने इसके बालों पर हाथ फेंका, इसका सर चूमा, फिर मुस्कुरा कर इसे देखा। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ बीजान। वली कैसा है? इसकी आवाज़ बैठी हुई थी, शायद जैसे वो बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने से अक्सर गला बैठ जाया करता था। इसका तो रात से ही कोई अता पता नहीं था, लेकिन वो अपना ख्याल रखना जानता था। जब कह कर गया तो कह कर गया है कि आ जाएगा, तो इस पे भरोसा करो, वो वाक़ई आ जाएगा। फिर भी वही बीजान, अच्छा अब गला ख़राब है, इस पे तो सुकून लेने दो अपनी ज़बान को। बीजान ने मुस्कुराकर इसकी बात काटी, लेकिन वो नहीं मुस्कुरा सकी। अब तुम उठना मत, लेटी रहो, मैं नाश्ता लाती हूँ। सुबह से तुम्हारे आगे जान इंतज़ार कर रहे हैं, कब इनकी लाडली उठे तो वो इससे ढेर सारी बातें कर सके। अमल इनकी बूढ़ी सी शायद रंग आँखों को देखे गई। वो जानती थी इनके हर रंग को, और जो इस वक्त मुस्कुराता रंग इनके चेहरे पर था, इसके पीछे बहुत से आंसू छुपे थे। बीजान, अब तक सबको पता चल गया होगा मैं अगवा हुई थी। सारे गांव वालों को खबर हो गई इन सब की, तो मैं किसी का सामना नहीं कर सकती बीजान। मुझे किसी का सामना नहीं करना। रोते हुए इसका वजूद बदनामी के खौफ से हौले हौले लग रहा था। सांस अंदर तक खुश हुआ जा रहा था, ये सोच कर के लोगों की नज़रों में क्या से क्या बन गई थी। बीजान इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा और मजबूती से इसको गुलाबी पड़ती फीकी आंखों में देखा। नहीं, वली बचा कर लाया था अमल, और वो सिर्फ इंसान ही नहीं बचाया करता बच्चे, वो इज्जतें भी बचाया करता है। जिस वक्त हमें पता चला था तुम्हारा, तो हम सब ने हाथ पाँव छोड़ दिए थे, सब नौकरों को अपने अपने घरों में भेज दिया था, और किसी से भी इस बात का तसरा नहीं किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि वली ने कहा था कि वो तुम्हें ले आएगा, किसी भी बदनामी और किसी भी रुसवाई के बगैर, और उसने अपना कहा पूरा कर दिया अमल। देखो तुम हमारे सामने बैठी हो, सही सलामत महफूज, हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता कि तुम कल कहाँ थी। इसकी दांत पर से जैसे पहाड़ों पे
जितना बोझ गिरा था, लदरता दिल ढारसवा पाकर संभला था, लेकिन आंखें वो सितम करती मोहब्बत में कुछ और भीगने लगी थी। वो कहाँ है बीजान, आता क्यों नहीं? इसे बस अभी वली को देखना था, बस एक नज़र, बस एक साथ। वो आ जाएगा, लेकिन पहले तुम अपना ख्याल रखो, खुद को संभालो। हाँ, इनके नरम से कहने पर इसने बहुत से अच्छे बच्चों की तरह आंसू साफ करते हुए गर्दन हिलाई। और हाँ, नूरा अपने घर में है, हिफाजत से पुलिस ने इसे इसके घर तक पहुंचा दिया है। अब तुम लेटो, मैं नाश्ता लाती हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो वाक़ई किसी भी पस व पेश के बगैर लेट गई। इसका वजूद हवा से भी ज़्यादा हल्का हो गया था, लेकिन आँखें बस शहद रंग आँखें वली की दीद को तरसी जा रही थी। हाँ, बस एक ही डर था जो इसे धीरे-धीरे घेरने लगा था। बराबर हवेली में एक जश्न का सा समा था। अर्जुमन के सबसे लाडले बेटे की शादी थी। भला जश्न का समा क्यों ना होता। ढोलकी के साथ अब शॉपिंग और बाज़ारों के चक्कर भी हिस्से आदत पड़ गए थे। इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। इस तरीके से गिरफ्तार किया गया और किसका जिस्म नकारा हो गया रह गया है। लेकिन किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन लोगों की कसम से थे जिन्हें सिर्फ दर्द महसूस होता था जब खुद पर आ पड़ता। इससे पहले दुनिया बाग व बहार थी, जन्नत थी। ऊपर रेंगी से नाजिया ने भौंक कर नीचे अर्जुमन को आवाज़ लगाई कि बाजार वो भी जाएगी, क्योंकि इसके मेहंदी के जूते रह गए थे। नीचे से इसके जवाब पर अर्जुमन ने बस सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था। दूसरी जानिब निगाह घुमाकर देखा जाता तो अंदाज़ा होता कि बहुत से लोग दीवार गिर कदम आदम खिड़कियों के शीशे से नजर आते सब्ज़ार की सफाई में मशगूल थे। ज़रा आगे जाते तो किचन में इश्तिहा अंगेज़ खानों की महक से सारा बावर्ची खाना महक रहा होता। कल खाला आ रही हैं तुम्हारी और कह रही थी कि नफीस से कहे तैयार रहे, हमने इसे आकर हल्दी भी रंग देना है। थोड़ी ही देर में अपनी किसी बहन से फ़ोन पर बात करने के बाद वो अपने लाडले को निगाहों में समय कह रही थी, और नफीस हंसता हुआ सोफे पर धंसा था। आजकल वो बात बात पे हंसा करता था, बस यूं ही दिल चाहता था हंसने का। अच्छा कह दें माँ जी इनसे कि नफीस हर रंग में रंगने के लिए तैयार है। अर्जुमन मुस्कुरा दी थी। बस अब तेरा भी घर बसा देखूँ तो कुछ ठंड पड़े लाखों को। हालांकि मुझे वो अमल बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अपने जिगर की वजह से इसे भी बर्दाश्त कर लूँगी मैं। अरे माँ जी आज आने दो इसे एक बार इस घर में, मेरे हुक्म से ज़िंदा रहेगी वो। ये मर्ज़ियाँ चलती हैं अपने बापों के घर में, शौहरों के घर में सिर्फ शौहर की माननी पड़ती है, क्योंकि इसका होकर रहने में ही औरत की आफ़ियत होती है। इसने कहकर गर्दन तानी तो अर्जुमन को खामख़ा ही फ़ख्र हुआ था इस पे। तू अगर ऐसा रहे तो मजाल इसकी कि एक पर भी मार सके। बस तू ना बदलना नफीस, नहीं तो वो लड़की हमें कहीं का नहीं रहने देगी। बहुत तेज़ ज़बान है इसकी, तौबा। इन्हें अपनी बेइज्जती एकदम याद आई थी। तो फ़िक्र ही ना कर मेरी माँ, ऐसा रखूँगा कि आवाज़ भी ना निकलेगी इसकी। तेरे पाँव धो धो कर पिएगी, तभी तो बीवी का दर्जा मिलेगा इसे। अजमन को खुद से गले लगाते जैसे इन्हें तसल्ली दी तो उस पर निहाल ही हो गई। ऐसा बेटा तो इन्हें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलना था। अच्छा हाँ नाजिया बात सुन, वो जो रस्म ही ना पहले की रस्म होती ना, इसका जोड़ा तो तूने तैयार कर लिया है ना? हाँ, एक हफ्ता जाकर देना है जोड़ा भाई, अब वक्त ही कितना रह गया है। नफीस के उठते ही अब वो फिर से मुलाजमिन की दौड़े लगवा रही थी। इनके अंग अंग से खुशी के फूटते कोई भी देख सकता था। इसी पर साथ खड़ी हवेली में सुबह की तिरछी होकर गिरती धूप में बीजान इसे इसके कमरे से निकाल कर लाई थी। सुबह सास सुथरे से लिबास और दुल्हे दुल्हाए लिबास बालों में पहले से खासी बेहतर लग रही थी, या शायद बेहतर लगने की कोशिश कर रही थी। जमान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर वो बीजान के साथ दाखिल हुई। जमान जो रकन चेयर पर झूलते शादी का इंतज़ार कर रहे थे यकदम रुक गए। इन्हें देखते ही इसके हलक में आंसू का एक गोला सा था जो जमा हुआ था। पलकों की सुनहरी पार से आंसू टूट टूट कर खिड़ने लगे थे। दबी दबी सी सिसकियाँ सुनाई देने लगी। फिर वो धीरे धीरे चलती इन तक आई। जमान बेसाख्ता उठ खड़े हुए थे, लेकिन फिर इससे मज़ीद सब्र नहीं किया गया। इनके गले लगकर वो फूट फूट कर रो दी। ऐसे कभी नहीं रोया करती थी, लेकिन शायद अब हिम्मत जवाब दे गई थी इसकी। ज़मान जब से गुलाबी आँखें ले से साथ लगाए रहा, अच्छा था वो रो लेती भी। जाने इन दोनों को ऐसे ही कमरे में छोड़ा खुद बाहर निकल आए। अभी जो अगर वली होता तो क्या कहता भला। एक पल को उनकी निगाहों ने दाखिल दरवाजे को छुआ था, फिर एकदम उन्होंने पलट कर देखा। वो हाथ बांधे मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मैं जानता हूँ आप जेलिस हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो सरदार बाबा के गले लगी है तो मैं आपके गले लग जाता हूँ। झुक कर इन्हें खुद के साथ अपना ये से लगाता। लेकिन अगर जो वो होता तो बीजान कभी उदास ना होती। आंखों की नोक को उंगली से साफ करती वो किचन की जानिब बढ़ गई। कहानी के किरदारों में सबसे प्यारा किरदार ना जाने हमेशा इतना रुलाता क्यों है।
वो जी भर कर रोने के बाद अब इनके घुटने के ऐन सामने बैठी थी, जैसे हमेशा बैठा करती थी। आँखें सुर्ख मुतवारिम थी और नाक गुलाबी रंग से दहक रही थी, मगर इसके वजूद की सारी कसाफत आंसुओं के रास्ते बहकर से साफ कर चुकी थी। वो मुस्कुराकर आगाजान की कोई बात सुनती, सुनहरी सी धूप लग रही थी, वली की धुली सी चांदनी। एकदम दरवाज़ा धाड़ से खुला तो इसने और ज़मान ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। बख्तियार ने वहीं खड़े-खड़े इसे कड़े तेवरों से घूरा, फिर पास आकर बेदर्दी से हाथ पकड़ के इसे खड़ा किया, तो वो खौफज़दा सी होकर ज़मान के साथ आ लगी। ये क्या तरीका है बख्तियार? ज़मान गिरजे थे। बख्तियार ने निगाह गारा आँखों से इन दोनों को देखा। अमर का दिल काँपने लगा। पूछे इससे कि किसने अगवा किया था इसे? कहीं किसी ने इसे ख़राब तो नहीं कर दिया? बख्तियार ज़मान के एक हाथ का एक ज़ोरदार चाँटा इसका रुखसार सुर्ख कर गया था। अमर पत्थर का मुजस्मा बन गई। अंदर गिरते आंसू तक पत्थर आ गए थे। इसे लगा किसी ने रख कर इसके मुँह पर बेलचा दे मारा है। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, अगर बात नहीं करनी आती तो अभी की अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ज़बान इस पे धाड़े थे, लेकिन वो टिस से मिस ना हुआ। आप इससे पूछे इसे किसने अगवा किया था? हमारी इज़्ज़तों का सवाल है। ये ऐसे बगैर बताए मुँह बंद करके नहीं बैठ सकती। जवाबन वो भी इतना ही चीखा था। मैंने कहा ना कि अभी के अभी दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूँगा जो किसी के भी हक़ में बेहतर नहीं होगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से बेगैरत इंसान। लेकिन अब बस अब बहुत हो गया। वो जो पत्थर बनी ज़मान के पीछे खड़ी थी एकदम इसके सामने। इसकी आँखों में अपनी आँखें गाड़ी गुलाबी पड़ती घनी पलकों से सजी आँखें, वली की पसंदीदा आँखें। हाशिम हुसैन ने अगवा किया था मुझे भाजी। सारी हवेली में एक पल को सन्नाटा फैल गया था। सब कुछ साकित हो गया था। सब कुछ यूँ लगता था गोया सारी दुनिया साकित हो गई थी। बख्तियार बिना पलके झपकाए इसे देख रहा था। मैंने कहा मुझे हाशिम हुसैन ने अगवा किया था भाजी, और वो मुझे ख़राब भी कर सकता था, लेकिन वली ने इसे इतना मौका ही नहीं दिया। इसके भेजे गए इंसान को जंगलियों की तरह मारा था इसने, जान से मार देता। अगर मैं इसे आवाज़ ना देती तो मुझे मौत के मुँह में हाथ डाल कर लाया वो भाजी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो चीखी थी, इतनी ज़ोर की आवाज़ तक फट गई। आपके सगे ने तो अगवा किया था मुझे, अब जाएँ जो करना है करें। क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं भाजी? पराई औरतों के दर पर पड़ने वाले इतने ज़रूरतमंद नहीं हुआ करते कि आगे वाले का मुँह तोड़ सकें। आपकी इज़्ज़त, हाँ, आपकी इज़्ज़त है, वो मेरी इज़्ज़त। और वो क्या है? वो किसी की इज़्ज़त होगी? किसकी इज़्ज़त होगी? फिर क्या है अब आप हाजी? खुद क्या हैं आप? पलकों से आँसू बेताजा लुढ़कते जा रहे थे, मगर अब हद हो गई थी। इसने बेदर्दी से आँसू रगड़ कर साफ़ किए और एक ही ज़ाविये पे साकित हुए बख्तियार को नफ़रत से देखा। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी भाजी कि वो आप जैसा भाई कभी किसी को ना दे। मैं दुआ करूँगी इससे, और आप खुद अब खुदा के लिए इसने बेजारे से हाथों को जोड़कर माथे पर रखा था। मेरे सामने से चले जाइए और मुझे और बाबा को दोबारा अपने घटिया सवालात से मत डिस्टर्ब कीजिएगा। चले जाइए खुदा के लिए आप यहाँ से। इसने कहकर रुख फेरा तो वो चंद लम्हों बाद शिकस्ता कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गया। ज़मान बेसाख्ता अपनी रैकिंग चेयर पर बेदाम से गिरे थे। इसने आगे बढ़कर इन्हें संभाला। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा में मुझे ऐसी औलाद मिल गई है। इनकी नम आँखें देखकर इसका दिल कटा था, लेकिन वो इनके ऐन सामने बैठी थी। इनका बूढ़ा हाथ अपने हाथ में लिया। बाबा मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। भाजी की तरह तो कभी भी नहीं। इसने हाथ से इनके आंसू साफ किए थे। वो ठंडी सांस लेकर रह गए। इनकी छोटी सी बेटी कई मर्दों से ज़्यादा मजबूत थी। आगे बढ़कर उन्होंने इसके सर पर इस पे आदत हाथ रखा तो वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। खिड़की से गिरती धूप अब तक इन दोनों को ढांपे हुए थे, ऐसी धूपें जो झुलसाया नहीं करती, बल्कि नरमी से इंसान में जमी बर्फ को पिघला दिया करती थी। बख्तियार की तेज़ी के साथ दौड़ती कार का रुख हाशिम के घर की जानिब था। इसे अभी इससे बहुत से सांप लेने थे, पिछले किस्सों का हिसाब वसूलना था। इसने गाड़ी कच्चे रास्तों पर तेज़ी के साथ दौड़ाई, लेकिन फिर जैसे ही वो इन इलाके की हदूद में दाखिल हुए तो इसने बहुत से लोगों का हुजूम देकर अपनी कार एक जानिब को लगाई। बाहर के मंजर को देखते हुए अपनी कार से निकल आया था। ऊंचे सुतानों पर जमी मजबूत हवेली के सामने पुलिस की बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। कुछ हल्का घर के अंदर भी दाखिल होते दिखाई दिए थे इसने। वो भी तेज़ी से आगे बढ़ा। दूसरी जानिब हाशिम हुसैन के कमरे में बैठा इन्हें खामोशी से देख रहा था कि बाहर एकदम अजीब किस्म का शोर उठा। बहुत सी गाड़ियों का शोर, बेवक्त बहुत से दरवाजे खुलकर बंद होने का शोर, तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ते कदमों की आवाज़। इसकी समात में जैसे सब कुछ किसी सूर के तरह उतर रहा था। निगार बेगम तेज़ी से अंदर भागती आई। इनकी रंगत मुतग़य्यर थी और सांस उखड़ा हुआ था। हाशिम बाहर आ, पुलिस आई है तुझे गिरफ्तार करने। इसने इसी खामोशी से निगार को देखा, फिर एक नज़र हुसैन पर डालता उठकर बाहर निकल गया। जीनों
से उतरते इसने देखा कि बहुत से एहलकार सब्ज़ार पे खड़े बंदूकें इसकी जानिब ताने हुए थे। इन सब से आगे अदील खड़ा था, एएसपी अदील। इसने एक निगाह इन सब पर डाली, फिर अदील की आँखों में आँखें डाल के करीब हुआ। एक साथ बहुत से गन्स लोड होने की आवाज़ आई। तुम्हें कत्ल, स्मगलिंग और बेशतर के गैर कानूनी सरगर्मियों की जुर्म में इस अरेस्ट वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है हाशिम हुसैन। इसने मुस्कुराते हुए बिना किसी पस व पेश के हाथ आगे किए तो अदील ने बस एक पल को रुक कर इसे देखा, फिर इसकी कलाइयों में हथकड़ियाँ बांधता इसे बाहर की जानिब बढ़ने लगा। बाहर दरवाजे के पास इसे बख्तियार मिल गया था। इसने आगे बढ़कर इसे गिरबान से दबोचा तो पुलिस एहलकार यकदम आगे हुए। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा था हाशिम, लेकिन तुम। इसकी आंखों में दहकती नफरत को हाशिम ने बेतासुर नजरों से देखा था। तुम तो सांप निकले, मेरे लिबास का सांप निकले तुम हाशिम, जिसने मुझे मौका मिलते ही डस लिया। अब तुम भी देखना कि मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करता हूँ। जब तुम्हें दर्द होगा तभी तुम अंदाज़ा कर पाओगे कि ये तकलीफ़ क्या तकलीफ़ होती है। इसने एक झटके से उसे छोड़ा तो हाशिम की पेशानी पर पहली दफ़ा फ़िक्र चमकी, लेकिन फिर भी कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर एहलकार से घसीटते हुए बाहर ले गए थे। बख्तियार ने कहर आलूद निगाह इस पे डाली, फिर अंदर की जानिब बढ़ा। शाजिया जो निगार बेगम के साथ दरवाजे पे टिकी खड़ी थी, इसके ऐसे ज़ाहिराना अंदाज को देखकर वो बेसाख्ता पीछे हुई थी। इसे क्या पता था कि इसे इसके भाई के लिए किए गए अमाल की सज़ा सारी ज़िंदगी भुगतनी थी। दूसरी जानिब जासिम के पार्टनर ने सुबह की मखसूस चहल पहल की। वली जो कुछ ही देर पहले गहरी नींद से जागा था, अब मुँह हाथ धोकर फ्रेश हुआ नाश्ते की गोल टेबल पर जासिम के नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। जासिम ने सुनहरे से आमलेट की प्लेट इसके सामने रखी, फिर असगर को आवाज़ दी। असगर चाय बहुत अच्छी बनाता था, इसलिए आज ये ज़िम्मेदारी इसे सौंपी गई थी कि चाय वो बनाएगा, जिस पर इसने बुरे-बुरे मुँह बनाकर चाय बना ही ली थी। वो सुबह ही सुबह इसके घर आ धमका था। हाशिम को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। टेबल पर चाय रखते जैसे असगर ने मौसम की कोई खुशगवार सी खबर सुनाई थी। वली ने एक नज़र उठाकर इसे देखा। वो रात से काफ़ी बेहतर लग रहा था, चेहरे पे सेहतमंदी और सुकून की झलक के लिए। जानता हूँ। हाँ, जासिम ने आमलेट का टुकड़ा मुंह में रखते हुए इसे देखा। वो उनका यूनी फ्रेंड था, बहुत नेक दिल और इंतहाई शरीफ सा। फिर खुश क्यों नहीं हुए तुम? किस बात पर खुश होना चाहिए मुझे? इसने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी चाय उठाई। ज़ख्मी हाथ अलबत्ता इसने गोद में रखा हुआ था। इसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। असगर भी इसके मुकाबिल कुर्सी पे बैठा चाय कप में उंडेल रहा था। एक दो दिन में 1-2 दिन भी नहीं लगेंगे इसे इस जेल से निकलने में। इस जैसे बासौ लोगों को सिर्फ इसके जैसे बासौ लोग ही काबू कर सकते हैं। पुलिस तो जेब में रहती है इनके। वो बहुत सुकून से इन दोनों को जैसे हकीकत का आईना दिखा रहा था। जासिम बेसुकूनी से आगे को हुआ। फिर तो क्या कोई रास्ता नहीं है इसे कैद करने का? मैंने ये कब कहा कि कोई रास्ता नहीं है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सब पुलिस के बस की बात नहीं है। बाकी इंसान को तबाह करने के लिए इसके अमाल ही काफ़ी होते हैं। तुम क्या करने लगे हो? असगर के संजीदा से सवाल पर से पहली दफ़ा हल्के से मुस्कुराकर दो जानिब देखा। सॉरी, कॉन्फिडेंशियल है, मैं आप दोनों में से किसी को भी नहीं बता सकता। यार वली बता ना। असगर ने नाश्ता छोड़कर बहुत बेचैनी से पूछा तो उसने मज़े से कंधे उचकाए। तुम्हारे बाबा को पता है, इनसे पूछ लेना जाकर। चलो, इसके तो बाबा को पता है, लेकिन मुझे कौन बताएगा? जासिम को अपना नज़रअंदाज किया जाना कुछ पसंद नहीं आया था। तुम्हें क्या करना है जानकर? चुप करके टाँके लगाओ बस लोगों की खाल में। असगर ने हंसकर कहा तो वली भी हंस दिया। जासिम ने अलबत्ता इसके तबसरे पे आंखें निकाल कर देखा था इसे। किसी दिन तुम्हारी इस मुँह पर ही टाँके लगा दूंगा मैं। जितनी ज़बान कम। अनकस्ती शहादत को अंगूठे पर रखकर इसने जासिम के इरादे को सराहा था। असगर ने इन दोनों को कड़े तेवरों से घूरा तो दोनों हंस पड़े। इन्हें हंसता देखकर इसके चेहरे पर भी हंसी उभरी थी। आमलेट और चाय की इश्तहा अंगेज सी महक से भरे अपार्टमेंट में 3 दोस्त आज बहुत दिनों बाद एक साथ यूं हंसे थे, क्योंकि ज़िंदगी की एक बहुत घुटन और तवील रात का इख्तिताम बहरहाल हो चुका था।